आज के हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प एक लेख लगा है जिसका नाम है द विजडम ऑफ सेल्फ नॉलेज इन द गीता। और ये आज के दौर के लिए एक बहुत ही मैं कहूंगा क्रांतिकारी विचार सामने रखता है। सोचिए, आज की दुनिया में जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो हमें क्या कहा जाता है? डेटा देखो, एनालिटिक्स करो, एक्सपर्ट्स की राय लो, जवाब हमेशा बाहर ढूंढने की बात होती है। बिल्कुल, और ये लेख हमें ठीक इसके उलट दिशा में देखने को कहता है। ये कहता है कि सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद डेटा पॉइंट कहीं बाहर है ही नहीं, वो आपके अंदर है। इसका जो मूल विचार है वो भगवत गीता के एक सिद्धांत पर आधारित है जो आज के डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में लगभग बागी जैसा लगता है। बागी, हाँ, ये सही शब्द है। और वो विचार एक ही पंक्ति में सिमटा हुआ है, लेकिन उसमें इतनी गहराई है कि हम इस पर घंटों बात कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि क्या ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला फिलोसॉफिकल आइडिया है या इसमें वाकई कोई प्रैक्टिकल समझ छिपी है जिसे हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। वो एक पंक्ति जो इस पूरे लेख का आधार है कहती है, भगवत गीता में लिखा है, जो स्वयं को जानता है वही सही निर्णय लेता है। वही सही निर्णय लेता है। ये सुनने में बहुत ही सीधा और निश्चित लगता है, जैसे कोई गणित का फॉर्मूला हो कि अगर आप खुद को जानते हैं तो आपका फैसला सही होगा ही होगा। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई अगर मगर नहीं। यही इस विचार की सबसे चौंकाने वाली बात है। ये स्रोत इसे एक प्राकृतिक नियम की तरह पेश करता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। हाँ बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण की तरह। यहाँ इस्तेमाल हुआ शब्द वही बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी और संभावना को एक तरह से खत्म कर देता है। ये नहीं कहा गया कि जो स्वयं को जानता है वो भी सही निर्णय ले सकता है, नहीं, कहा गया है वही सही निर्णय लेता है। ये सही निर्णय लेने की क्षमता को सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित कर देता है जो खुद को जानने की शर्त पूरी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फैसला आत्मज्ञान के बिना लिया गया है तो चाहे उसका नतीजा कितना भी अच्छा क्यों ना निकले, इस सिद्धांत के हिसाब से वो अपनी बुनियाद में कहीं ना कहीं अधूरा है या त्रुटिपूर्ण है। ये तो थोड़ी अजीब बात लगती है। ये अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हम फैसलों को उनके नतीजों से आंकने के आदी हो गए हैं। अगर पैसा बना तो फैसला सही है, अगर शोहरत मिली तो फैसला सही। लेकिन ये स्रोत सही निर्णय की परिभाषा ही बदल देता है। यहाँ सही का मतलब वो नहीं है जिसका नतीजा हमेशा फायदेमंद हो। यहाँ सही निर्णय का मतलब है वो फैसला जो आपके स्वधर्म यानी आपके असली स्वभाव के साथ पूरी तरह से मेल खाता हो। एक ऐसा फैसला जो प्रामाणिक हो, ऑथेंटिक हो। अच्छा, तो सही का मतलब सच्चा है, आपके अपने सच के करीब। जैसे हो सकता है कि किसी के लिए एक बहुत ज्यादा पैसे वाली नौकरी छोड़ना बाहरी दुनिया के लिए एक गलत फैसला लगे। बिल्कुल। लेकिन अगर वो फैसला उसके अंदर की आवाज से, उसके सच से मेल खाता है तो इस सिद्धांत के हिसाब से वही सही फैसला है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो एक ऐसा निर्णय है जिसके साथ आप शांति से जी सकते हैं, भले ही उसका नतीजा मुश्किलों भरा क्यों ना हो, क्योंकि वो फैसला आपका है, किसी और का या समाज के दबाव का नहीं। और इसी तर्क को आगे बढ़ाएं तो हमारे ज्यादातर गलत निर्णय जिन पर हमें बाद में पछतावा होता है वो शायद आत्मज्ञान की कमी से ही पैदा होते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और मुझे लगता है सुनने वालों के मन में भी आ रहा होगा। स्वयं को जानना या नो दाइसेल्फ, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये कोई मिस्टिकल स्टेट तो है नहीं कि एक दिन आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेख में क्या इस पर कोई रोशनी डाली गई है कि ये प्रक्रिया असल में है क्या? हाँ, और यही इस लेख को और भी प्रैक्टिकल बनाता है। ये सिर्फ क्या बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि कैसे के कुछ रास्ते भी सुझाता है। ये बताता है कि आत्मज्ञान कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक सफर है। और इसका सबसे पहला कदम है साक्षी भाव से खुद को देखना। साक्षी भाव, एक मिनट, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। एक दर्शक की तरह। बिल्कुल, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को बिना जज किए एक बाहरी दर्शक की तरह देखना। जैसे कोई वैज्ञानिक अपनी लैब में किसी केमिकल रिएक्शन को देख रहा हो, वो बस नोट करता है कि क्या हो रहा है। वो ये नहीं कहता कि अरे ये रिएक्शन अच्छा है या ये बुरा है। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक वैसे ही जब आपको गुस्सा आता है तो गुस्से में बह जाने के बजाय एक कदम पीछे हटकर देखना, अच्छा मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, मेरी सांसें तेज हो गई हैं, मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं। इस तरह की ऑब्जर्वेशन से आप धीरे धीरे अपने पैटर्न समझने लगते हैं। आप अपनी आंतरिक मशीनरी को समझना शुरू कर देते हैं। और लेख में इसके अलावा भी कोई तरीका बताया गया है? हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है अपनी प्रकृति या गुणों को समझना। गीता के अनुसार हर इंसान में 3 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, सत्व यानी शांति, संतुलन, रजस मतलब ऊर्जा, जुनून, और तमस यानी जड़ता, आलस्य। हर किसी में इनका मिश्रण अलग अलग होता है। ये जानना कि आपकी मूल प्रवृत्ति क्या है बहुत मदद करता है। मान लीजिए अगर आप जानते हैं कि आपकी प्रकृति राजसिक है, यानी आप में बहुत ऊर्जा है, तो आप ऐसा करियर चुनेंगे जहां उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो, न कि कोई शांत स्थिर डेस्क जॉब जहां आप घुटन महसूस करेंगे। तो ये एक तरह से अपनी ताकत और कमजोरियों को जानने जैसा है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा गहराई में जाकर ये जानने जैसा है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। और ये जानने के बाद लिए गए फैसले स्वाभाविक रूप से आपके लिए बेहतर होंगे। बिल्कुल, आप अपनी नाव की क्षमता को समझे बिना उसे तूफान में नहीं ले जाएंगे, है ना? आत्मज्ञान आपको आपकी नाव की हर खूबी और खामी से परिचित कराता है। ठीक है, अगर ये इतना सीधा और फायदेमंद है तो हम सब ऐसा क्यों नहीं करते? मुझे यकीन है कि लेख में उन रुकावटों का भी जिक्र होगा जो हमें इस रास्ते पर चलने से रोकती हैं। निश्चित रूप से, और सबसे बड़ी रुकावट जैसा कि लेख में बताया गया है वो है अहंकार, ईगो। हमारा अहंकार एक झूठी पहचान बना लेता है। वो इंसान जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं या जो हमें लगता है कि हमें होना चाहिए। मुझे हमेशा सही होना है, मुझे सबसे ज्यादा सफल दिखना है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सब अहंकार की आवाजें हैं। और ये आवाज हमारे अंदर की असली आवाज को दबा देती है।
जैसे कोई ऐसा करियर चुन लेना जो समाज में बहुत प्रतिष्ठित हो, लेकिन वो आपके स्वभाव के बिल्कुल उलट हो। बाहर से देखने पर वो सही निर्णय लग सकता है, लेकिन क्योंकि वो आपके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लिया गया है, हाँ, ना कि आपके स्वयं के ज्ञान पर, वो अंत में आपको खालीपनी देगा। एकदम सही। और दूसरी बड़ी रुकावट है सामाजिक कंडीशनिंग या बाहरी दबाव। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारे परिवार, दोस्त, समाज और अब तो सोशल मीडिया, हर तरफ से हमें बताया जाता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। इस बाहरी शोर में अपनी अंदर की जो धीमी आवाज है, उसे सुनना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आत्मज्ञान की यात्रा इसी शोर को कम करके अपनी आवाज को पहचानने की यात्रा है। तो एक तरफ अहंकार है जो एक झूठा मैं बनाता है, और दूसरी तरफ समाज है जो बताता है कि इस मैं को क्या करना चाहिए। इन दोनों के बीच असली स्वयं तो कहीं खो ही जाता है। कोई असल दुनिया का उदाहरण इसे और साफ कर सकता है। क्या लेख में ऐसा कुछ है? लेख में तो नहीं है, लेकिन इस सिद्धांत को समझने के लिए हम एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण ले सकते हैं। पैटागोनिया कंपनी के संस्थापक इवॉन श्वाइनार्ड का। उन्होंने $1 अरब की कंपनी बनाई। बाहरी दुनिया के हिसाब से वो बेहद सफल थे, लेकिन उनका आत्मज्ञान उन्हें बता रहा था कि उनके जीवन का असली मूल्य मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि पर्यावरण को बचाना है। और फिर उन्होंने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हाँ, उनका सही निर्णय, उनके स्वयं से निकला निर्णय ये था कि उन्होंने अपनी पूरी कंपनी एक ट्रस्ट को दान कर दी, ताकि उसका सारा मुनाफा जलवायु परिवर्तन से लड़ने में इस्तेमाल हो। एक पारंपरिक बिजनेस के दृष्टिकोण से ये एक पागलपन भरा फैसला था, लेकिन उनके अपने सत्य के दृष्टिकोण से ये एकमात्र तार्किक और सही निर्णय था। वो उस फैसले के साथ शांति से जी सकते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। ये दिखाता है कि आत्मज्ञान पर आधारित निर्णय कितने क्रांतिकारी हो सकते हैं। लेकिन ये तो एक बहुत बड़े स्तर की बात हो गई। बिल्कुल। क्या ये सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों पर भी लागू होता है? बिल्कुल। और असल में इसकी खूबसूरती वही दिखती है। सोचिए, शुक्रवार की शाम है, आपके दोस्त आपको पार्टी के लिए बुला रहे हैं। सामाजिक दबाव कहता है जाओ, मजा आएगा, तुम बोरिंग क्यों बन रहे हो? लेकिन आपका आत्मज्ञान, आपकी साक्षी भाव वाली ऑब्जर्वेशन आपको बता रही है कि आप हफ्ते भर के काम से बुरी तरह थके हुए हैं और आपको आराम की सख्त जरूरत है। तो इस स्थिति में सही निर्णय क्या होगा? अगर आप अहंकार और सामाजिक दबाव में आकर पार्टी में जाते हैं, तो आप शायद वहाँ मजा भी नहीं कर पाएंगे और अगले दिन और ज्यादा थके हुए उठेंगे। ये एक गलत निर्णय था, क्योंकि ये आपके स्वयं की जरूरत के खिलाफ था। वही अगर आप हिम्मत करके ना कहते हैं और घर पर आराम करते हैं, तो वो आपके लिए सही निर्णय है। ये छोटा सा फैसला आपके जीवन की गुणवत्ता पर सीधा असर डालता है। और ऐसे ही छोटे छोटे सही फैसले मिलकर एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो आपके लिए सच में सही हो। ये किसी एक बड़े जीवन बदलने वाले निर्णय के बारे में उतना नहीं है, जितना कि हर दिन हर पल अपने प्रति जागरूक रहने के बारे में है। और एक और दिलचस्प बात जो लेख में कही गई है, वो है इस सूत्र की भाषा। जो स्वयं को जानता है वही सही निर्णय लेता है। ये वर्तमान काल सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसका मतलब है कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार खुद को जान लिया और काम खत्म। जो व्यक्ति खुद को जानने की सतत अवस्था में रहता है, वह सही निर्णय लेता रहता है। यह एक अभ्यास है, कोई उपलब्धि नहीं। ये तो ऐसा है कि अगर हमें अपनी मशीन यानी अपने शरीर और मन की पूरी जानकारी है, तो हम उसे बेहतर तरीके से चला सकते हैं। हमें पता है कि हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कौन सी चीज हमारी ऊर्जा खींच लेती है, हमारी सहनशीलता की सीमा क्या है। इस जानकारी के साथ हम जीवन के हर मोड़ पर ज्यादा सटीक फैसले ले पाएंगे। बिल्कुल। इस सूत्र की सुंदरता इसकी सादगी में है। ये कोई जटिल नियम पुस्तिका नहीं देता, ये बस एक सिद्धांत देता है, एक ध्रुव तारे की तरह। ये हमें दिशा दिखाता है कि हमें कहाँ देखना है, बाहर नहीं भीतर। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं? सार ये है कि भगवत गीता, जैसा कि इस लेख में बताया गया है, आत्मज्ञान और सही निर्णय लेने के बीच एक कारण और प्रभाव का एक सीधा अटूट रिश्ता देखती है। ये कोई संयोग नहीं है। आत्मज्ञान कारण है और सही निर्णय उसका प्रभाव। और ये रिश्ता एक तरफा है, दिशा बहुत स्पष्ट है, भीतर से बाहर की ओर। आत्मज्ञान पहले आता है और सही निर्णय उसके बाद, मतलब स्वाभाविक रूप से आते हैं। ये हमें अपनी प्राथमिकताएं बदलने के लिए कहता है। बाहरी दुनिया को समझने और उसमें महारत हासिल करने की कोशिश करने से पहले हमें अपने भीतर की दुनिया को समझने की जरूरत है। और अगर हम इस विचार को इसके तार्किक अंत तक ले जाएं, तो ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा और शायद थोड़ा असुविधाजनक सवाल भी छूट जाता है। वो क्या है? अगर स्वयं को जानना ही सही निर्णयों का एकमात्र मार्ग है, तो उन सभी अनगिनत निर्णयों के बारे में इसका क्या मतलब है, जो हम सब व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर और पूरी दुनिया के तौर पर हर दिन अधूरे आत्मज्ञान के साथ लेते हैं? हमारी राजनीति, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे रिश्ते, अगर इन सब का आधार आत्मज्ञान नहीं है, तो क्या वे सभी अपनी प्रकृति से ही त्रुटिपूर्ण हैं? और अगर ऐसा है, तो हम एक ज्यादा जागरूक दुनिया बनाने की शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए ये लेख हमें छोड़ जाता है।